नमस्कार। महर्षि पातंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है कि योग का मतलब होता है चित्त वृत्ति निरोधः। मतलब जो हमारे चित्त की वृत्तियां हैं या गलत आदतें हैं उनका निरोध कर देना, उनको खत्म कर देना। तो अक्सर हम योग को एक शरीर से ही जुड़ी प्रणाली के रूप में देखते हैं कि बस इसका हमारा जो प्रभाव है वो बस शरीर के ही ऊपर हो, हम बस स्वस्थ रह सकें। क्या योग का प्रभाव हमारे विचारों पर, हमारी सोचने की शक्ति पर, हमारी चेतना की शक्ति पर नहीं होना चाहिए? और यदि होना चाहिए तो जो हम योग करते हैं उसको व्यवहारिक दृष्टिकोण में क्यों नहीं अपनाते हैं? क्यों नहीं हम अपने विचारों को इस प्रकार से परिष्कृत करते हैं कि उस योग के माध्यम से हम स्वस्थ रहकर भी कुछ अच्छे काम करें, जिससे हमारे राष्ट्र का विकास हो और एक समाज का विकास हो। योग भारतीय सनातन परंपरा का एक अभिन्न अंग है, जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है और हमने योग में इतनी दक्षता प्राप्त कर ली है कि आज हम विश्व के सारे हर कोने पर योग के एक ध्वजावाहक के रूप में अपनी पहचान दर्ज करा चुके हैं। और उसका ही परिणाम है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। लेकिन अब मैं अपनी बात का रुख जरा मोड़ता हूं। क्या योग राजनीति और लोकतंत्र में अपनी छाप नहीं छोड़ सकता है? मतलब ये कि हम देखते हैं कि सारे नेता, राजनेता योग करते हुए दिखते हैं, प्रशासनिक अधिकारी योग करते हुए दिखते हैं, लेकिन जो योग का मूलभूत सिद्धांत है चित्त वृत्ति निरोधा, क्या उसका प्रभाव इन पे पड़ता है? क्या इनके चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध हो पाया है? कुछ ही ऐसे नेता और कुछ ही ऐसे अधिकारी हैं जो अपने दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हैं और वो सही मायने में योग को परिभाषित करते हैं, वरना अधिकांशतः लोग योग का मतलब ही नहीं समझ पाते। योग में 8 अंग हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। ये 8 अंग के अपने अपने मायने हैं। जहाँ यम बात करता है कि हमें संयम रखना चाहिए, तो राजनेता यदि अपने ऊपर संयम रखें, अपने लोभ को कम करें या भ्रष्टाचार को बढ़ावा न दें, तो सही मायने में वो योग को साध सकते हैं। वहीं दूसरा होता है नियम। मतलब आप कितने व्यवस्थित तरीके से अपने कार्यों को करते हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, सत्यनिष्ठ हैं, प्रतिबद्ध हैं देश के विकास के लिए, केवल अपने विकास के लिए नहीं, अपने विकास के लिए केवल कर्तव्यनिष्ठ हों और जिस ओहदे पे आप बैठे हों उसके लिए आपकी कोई कर्तव्यनिष्ठा नहीं, कोई सत्यनिष्ठा नहीं। जिस जनता ने जनादेश देकर आपको वहां पहुंचाया है उसके लिए आपकी कोई कर्तव्यनिष्ठा नहीं है, तो आपको कर्तव्यनिष्ठ बनना पड़ेगा, यानी दूसरा जो नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। तीसरा है आसन। आसन से हम लोग मैक्सिमम जो फिजिकल पोस्चर्स हैं उसको तवज्जो देते हैं, लेकिन योग में है कि आप किसी भी आसन में बैठ के आप अपने शरीर को व्यवस्थित करें। तो यही चीज लागू होती है कि जब राजनेता यदि अपने शरीर को व्यवस्थित कर लेंगे तो जाहिर बात है वो अपने नीतियों को व्यवस्थित करेंगे। वो अपनी नीतियों को इस प्रकार से क्रियान्वित करेंगे कि जिस प्रकार एक आसन में उनका शरीर व्यवस्थित रहता है और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रहता है, और उसी तरह वो नीतियां देश की व्यवस्था को एक सही मार्ग पे लेके जाएंगी। चौथा है प्राणायाम, जहां हम अपने सांसों को इस प्रकार से नियंत्रित करते हैं कि हमारी जो हर तरीके की जो भावनाएं हैं या सब कुछ है वो नियंत्रित रहें। सांस प्रश्वास की जो एक गति है वो एक संतुलित रहे। उसी प्रकार जब राजनेता अपने प्रयासों द्वारा नियमों को इस प्रकार से नियंत्रित करें, इस प्रकार से क्रियान्वित करें कि राज्य
और समाज की व्यवस्था दुरुस्त रहे, उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना पनपना, तो ये जो राष्ट्र रूपी शरीर है ना, इसके सारे अंग मजबूत रहेंगे, इसमें कोई अशुद्धि नहीं पाई जाएगी। क्योंकि प्राणायाम से शरीर की शुद्धि होती है, उसी तरह नीतियों से, कानूनों से, सही नियमों से लोकतंत्र की शुद्धि होती है। जिस प्रकार प्राणायाम से सारे अंग मजबूत रहते हैं, उसी तरह लोकतंत्र के सारे स्तंभ मजबूत रहेंगे जब नियम और नीतियां अपने सही तरीके से काम करेंगी। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब होता है कि आप बाहरी वस्तुओं से अपना ध्यान हटाकर आंतरिक ज्ञान की तरफ जाएं। उसी तरह राजनेताओं को भी, और जो भी अच्छे अच्छे पदों पे लोग, विशिष्ट पदों पर विद्यमान हैं, उनको लोभ हो बहुत ज़्यादा ना करके अपना ध्यान जिस पद पे हैं उसकी गरिमा पे देना चाहिए, और अपने को धीरे धीरे अंतर्मुखी करना चाहिए। बहिर्मुखी तो वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अंतर्मुखी जब होंगे तो धीरे धीरे उनकी नीतियां भी एक व्यापक रूप लेंगी। फिर होता है कि धारणा। धारणा में आप किसी भी जगह पे अपना एक विचार बनाते हैं कि हमें इस विचार को लेके चलना है, हमारी ये धारणा है। उसी तरह सबकी धारणा ये होनी चाहिए कि राष्ट्र का विकास कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो, जो गरीब तबके में लोग हैं, जो हाशिए पे पड़े लोग हैं, उनका विकास कैसे हो, ये धारणा रहेगी। तभी भारत एक विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाएगा, और हम जो लास्ट मैन है, जिसको हम क्या कहते हैं कि सर्वोदय की एक भावना है, वो उदित होगी। क्योंकि हमारी धारणा होनी चाहिए कि सबका विकास हो, जो समाज में एकदम गरीब तबके पे भी इंसान हो, उसको भी उसको अवसर दिए जाए, वो अपने प्रयत्नों से विकास कर सकता है। लेकिन जो विशिष्ट पदों पे बैठे, उनकी धारणा होनी चाहिए कि किसी को छोड़ा ना जाए। फिर होता है ध्यान। ध्यान होता है कि आप एकाग्रचित होकर किसी भी चीज का चिंतन मनन करें। उसी तरह होता है कि जब आप किसी उत्तरदायित्व को संभालते हैं, तो आपका प्रयास रहना चाहिए कि आप एकाग्रचित होकर अपने उत्तरदायित्वों को संभालें। उसी तरह जब राजनेता अपने उत्तरदायित्वों को संभालेंगे, तब लोकतंत्र में जो सारे स्तंभ हैं, उस पे जो लोग बैठे हैं, वो भी बखूबी अपने उत्तरदायित्व को संभालेंगे। कुछ लोग यदि नहीं भी संभालते हैं, तो उन लोगों से वो प्रेरित होकर अपने उत्तरदायित्व को संभालने लेंगे। और सबका ध्यान होना चाहिए कि एक प्रयास होना चाहिए कि हमने समाज को आगे लेके जाना है। परफेक्शन तभी होगा जब छोटे छोटे कदमों से, गलतियों से इंसान सीखता है, लेकिन वो जो किसने गलती की है उसको दंडित करना भी इसी लोकतंत्र का काम है। फिर होता है समाधि, जिसमें आप ब्रह्म में ही विलीन हो जाते हैं, यानी जो भी कुछ है उसमें विश्व कल्याण की भावना। ये संपूर्ण विश्व ही तो ब्रह्म है। ब्रह्म तो हमें अपने पर्यावरण की भी क्षति नहीं करनी है, क्योंकि पर्यावरण भी एक ब्रह्म का स्वरूप है। हमें जन कल्याण की भी भावना देखने की, उसमें सारे जो जनमानस है उनमें भी ब्रह्म समाया है। हमें पशुओं के प्रति अत्याचार को रोकना होगा। हमें माँ गंगा या यमुना या जो भी नदियां हैं उनको पवित्र रखना, क्योंकि उसमें भी ब्रह्म, परम ब्रह्म विद्यमान है। तो जब इस अवधारणा को हम लीन हो जाएंगे, तो हमारे कर्तव्य उसी प्रकार से सुचारू और क्रियान्वित होंगे। हालांकि ये पुस्तकीय बातें हैं, लेकिन इसको जब धीरे धीरे आदमी अपने दैनिक जीवन में क्रियान्वित करने लगेगा और उसकी साधना करने लगेगा, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में चरित्र रूपांतरण हो जाता है, लेकिन जब प्रयास करते करते क्या पता वो चरित्र इस प्रकार से रूपांतरित हो जाए कि हम भारत को रूपांतरित करने में सफल हो जाएं, और भारत अपना खोया हुआ गौरव फिर से हासिल कर सकता है। केवल योग को स्वस्थ रखने के लिए न किया जाए, राजनीति को भी शुद्ध करने के लिए किया जाए, और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, तभी हम योग की सच्ची अवधारणा को परिभाषित कर सकते हैं और विश्व के सामने एक उदाहरण रख सकते हैं कि केवल हम योग दिखाने के लिए नहीं करते हैं, हम योग अपने कामों में भी प्रयोग करते हैं, अपने दैनिक जीवन में। और यहाँ का हर इंसान योग में कुशलता हासिल किया है, यानी वो जिस कार्य को कर रहा है वो इसमें इतना कुशल है कि उसने एक समाधि की अवस्था प्राप्त कर ली है, यानी उसने इतनी उत्कृष्टता प्राप्त कर ली। हमारे
आर्थिक क्षेत्रों में प्रगति है, हमारे कृषि समृद्ध है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही उत्तम कोटि के हैं, तभी हम योग की सही अवधारणा को परिभाषित कर सकते हैं कि योगम कार्यम कुशलम, क्योंकि जब कार्य में ही कुशलता आ जाए वही योग है। योग चित्त वृत्ति निवारण, मतलब योग यदि चित्त की वृत्तियों का निवारण कर दे, चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दे, तभी वो योग है। योग के बहुत बड़े आयाम हैं, उसको समझना एक आम इंसान के लिए बहुत ही कठिन काम है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास यदि सभी करेंगे तो योग से हम अपने राष्ट्र को बदल सकते हैं। योग केवल शारीरिक क्षेत्र से न होकर इसका एक व्यापक आयाम है, और इसको यदि सभी अपनाएंगे तो जाहिर बात है राजनीति और लोकतंत्र दोनों परिष्कृत होगी और मजबूत होगी, और आम जनमानस का जो जीवन है वो बहुत ही खुशमय और खुशहाल रहेगा। तभी भारत अपने योग से विश्व गुरु का सपना देख सकता है। जय हिंद, जय भारत।